उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसई में खेतों की हरियाली और कच्चे रास्तों के बीच एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरल की छत और आंगन में तुलसी का चौबाया। उसी घर में रहती थी सावित्री देवी, 75 वर्ष की बुजुर्ग और गांव की सबसे सम्मानित और दयालु औरत। सावित्री के पति दीनानाथ 10 साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। तब से ही सावित्री अकेले अपने खेत और घर को संभाल रही थी। उनका जीवन सादा था, सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल देना, खेतों में हल की देखरेख करना और आंगन में बैठकर ईश्वर का स्मरण करना। लेकिन उस सादगी के पीछे छिपी थी एक बड़ी विरासत, 3 बेटियां, जिनकी परवरिश उन्होंने बड़े तप और प्रेम से की थी। गौरी सबसे बड़ी, बचपन से ही जिम्मेदार और माँ की परछाई थी। माया मंझली, तेज दिमाग की थी और पढ़ाई में सबसे आगे। नीलम सबसे छोटी, भावुक और कलाकार मन की। तीनों बेटियां अब विवाह के बाद शहरों में थीं। गौरी लखनऊ में अपने बैंक अफसर पति के साथ रहती थी। माया दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। नीलम जयपुर में अपने व्यापारी पति के घर में। हर साल बेटियां सावन में मां के पास आती थीं, झूले पड़ते थे, गीत गाए जाते थे और मां के हाथ का बना सरसों का साग पूरे गांव में खुशबू बिखेरता था। मगर इस बार सावन आया और आंगन सूना रहा। सावित्री सुबह से ही तुलसी को निहारती रही, जैसे उसकी आंखें आंगन के दरवाजे पर अटकी हों। हर आहट पर उसकी नजर उठती, लेकिन कोई नहीं आया। तीनों बेटियां व्यस्त थीं, बच्चों की परीक्षा, पति की मीटिंग और घरेलू जिम्मेदारियां। रात को अकेली सावित्री ने रोटी खाई और फिर पुरानी संदूक खोली, जिसमें बेटियों की बचपन की तस्वीरें, पहले अक्षर लिखे कागज, टूटी चूड़ियां और स्कूल के प्रमाण पत्र थे। उसने एक चिट्ठी निकाली जो नीलम ने 10 साल पहले भेजी थी। माँ, आप सबसे प्यारी हैं और मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, न नाराजगी के, न दुख के, बस यादों के। सावित्री देवी अब पहले से थोड़ी थक चुकी थीं। शरीर साथ नहीं देता था, कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी थोड़ी मंद हो गई थी। फिर भी उनका मन सिर्फ एक ही बात सोचता था, मेरी बेटियां ठीक तो हैं। उन्होंने कई बार बेटियों को खत लिखे, लेकिन जवाब देर से आते। फोन करना भी आसान नहीं था, गांव में मोबाइल सिग्नल अक्सर चला जाता और सावित्री को मोबाइल चलाना भी पूरी तरह नहीं आता था। गौरी सबसे बड़ी, अब 2 बच्चों की माँ थी। उसके पति अनिल बैंक मैनेजर थे और अक्सर ट्रांसफर में लगे रहते। गौरी अब घर और बाहर दोनों मोर्चों पर थक चुकी थी। जब माँ का खत आता तो वो सोचती, अब क्या जवाब दूं? माँ को समझ नहीं आएगा कि कितना कुछ झेल रही हूँ। उसने माँ से फोन पर बस इतना कहा, माँ, इस बार शायद न आ सकूं। बच्चों की परीक्षाएं हैं। माया, जिसे माँ हमेशा सबसे तेज मानती थी, अब खुद जिंदगी के सवालों से जूझ रही थी। दिल्ली की नौकरी, ट्रैफिक और पति की बेरोजगारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। माँ की चिट्ठियां उसे बोझ लगने लगी थीं। उसने एक दिन कहा, माँ, गांव की जिंदगी अब मुझसे नहीं झेली जाती। वहाँ क्या रखा है? नीलम सबसे छोटी, जो कभी माँ से चिपट कर सोती थी, अब अपने ससुराल में घरेलू राजनीति और दबाव से घिरी हुई थी। उसका पति विशाल हर बात पर ताना देता, तेरी माँ ने क्या दिया था दहेज में? नीलम माँ से कुछ कह नहीं पाती थी, पर हर रात माँ की तस्वीर को देखकर रोती। गांव में सावित्री अकेली होती जा रही थी। खेत अब परती थे, आंगन सूना। त्योहार आते तो पड़ोस की बहुएं मिठाई लाकर देती, पर माँ के दिल में वो सूनापन नहीं भरता। एक दिन सावित्री को तेज बुखार आया। पास की चाची ने शहर फोन किया। गौरी ने दवा भेज दी, माया ने नसीहतें दी और नीलम रोते हुए बोली, माँ, मैं आना चाहती हूँ पर विशाल जाने नहीं देगा। पर कोई भी नहीं आया। सावित्री खाट पर लेटी, आंखें बंद थीं। उसने मन में कहा, बेटियां बहुत प्यार करती हैं, बस जिंदगी ने उन्हें बहुत उलझा दिया है। फिर वो उठी, अपने हाथों से हल्दी वाला दूध पिया और चुपचाप आंगन में तुलसी को पानी देने चली गईं। सावित्री देवी अब पहले जैसे नहीं रही थीं। उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी, आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी और कभी कभी याददाश्त भी कमजोर पड़ने लगी थी।
फिर भी हर सुबह तुलसी को जल देना, आंगन बुहारना और पुराने संदूक को सहलाना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। उस दिन गांव में डॉक्टर रामू ने चेकअप के बाद कहा, अम्मा, अब आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। बीपी भी लो रहता है और कमजोरी भी बढ़ रही है। सावित्री मुस्कराई, बेटियां हैं मेरी, एक दिन जरूर आएंगी। गौरी का जीवन जद्दोजहद और समझौता। लखनऊ में गौरी हर दिन ऑफिस और घर के बीच झूल रही थी। उसके पति अनिल अब ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। आर्थिक बोझ और बच्चों की पढ़ाई ने उसे थका दिया था। एक रात गौरी ने डायरी में लिखा, माँ को 1 महीना अपने पास बुला लूं। पर अनिल कैसे मानेगा। अगले ही दिन उसने माँ को कॉल किया, माँ, आप आ जाओ, कुछ दिन हमारे साथ रहो। सावित्री मुस्कराई लेकिन कहा, बेटी, तू परेशान है, मुझे यही ठीक लगता है। गौरी ने फोन काटते वक्त एक आंसू पोंछा, लेकिन माँ की सादगी के आगे कुछ कह न सकी। माया का जीवन अकेलापन और कड़वाहट। दिल्ली में माया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। स्कूल की नौकरी में राजनीति, पति की बेरोजगारी और झगड़े ने उसे कठोर बना दिया था। एक दिन जब माँ की तबीयत की खबर आई तो माया ने चिढ़ते हुए कहा, हर बार क्यों माँ को कुछ होता है जब मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ। फिर अगले ही पल खुद को ही कोसा, मैं कैसी बेटी बन गई हूँ। पर गिल्ट और समय दोनों से लड़ पाना मुश्किल हो गया था। नीलम का जीवन दबाव और चुप्पी। जयपुर में नीलम अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। विशाल अब सीधा ताना नहीं देता था, पर हर बात में यह जताता कि उसकी माँ अब बोझ है। एक दिन नीलम माँ से मिलने गांव जाना चाहती थी। विशाल बोला, वहाँ क्या रखा है, तेरी माँ का क्या भरोसा, फिर से बीमार पड़ी तो। नीलम चुप रही, पर उसकी आंखों में एक तड़प थी जो चीख बनकर भी बाहर नहीं आई। गांव में सावित्री अब रोज शाम को तुलसी के पास बैठकर रामचरितमानस का पाठ करती। उनकी आंखें अब किताब पढ़ नहीं पाती थीं, पर शब्द उन्हें कंठस्थ थे। एक दिन वो आंगन में गिरी। पड़ोस की चाची दौड़ी, गांव का कंपाउंडर आया। सांझ ढल चुकी थी, सावित्री अर्ध बेहोशी में थी। किसी ने गौरी को फोन किया, किसी ने माया को। गौरी ने कहा, मैं सुबह की ट्रेन पकड़ूंगी। माया ने कहा, मैं 2-3 दिन में आ सकती हूँ। नीलम ने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगी। सावित्री के अधखुले होठों पर सिर्फ एक शब्द था, बेटियां। गांव की उस चुप शाम में जब सावित्री आंगन में बेहोश पड़ी थी, पूरे गांव ने एकजुटता दिखाई। किसी ने डॉक्टर बुलाया, किसी ने दवा लाकर दी और कोई उनके सिरहाने बैठा रहा। गौरी सुबह पहुंची। माँ अधमूंदी आंखों से उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट लाई, जैसे कह रही हूँ, तू आ गई, अब सब ठीक है। माया 2 दिन बाद आई और आते ही माँ के पास बैठकर रोने लगी। नीलम नहीं आई, पर उसने एक चिट्ठी भिजवाई। माँ, मैं मजबूर हूँ, पर मेरा मन आपके चरणों में ही है। सावित्री ने वह चिट्ठी पढ़ी, सीने से लगाई और नीलम को माफ कर दिया बिना कुछ कहे। पुराना संदूक। गौरी ने माँ का कमरा समेटते हुए वह पुराना संदूक खोला जिसे माँ हमेशा ताला लगाकर रखती थीं। अंदर थी एक पुरानी चिट्ठी गौरी की सास के नाम, जिसमें माँ ने उनके इलाज के लिए पैसे भेजे थे। माया के पति को एक खामोश मदद, उन्होंने नौकरी के लिए किसी जान पहचान वाले को खत लिखा था, बिना माया को बताए। और नीलम के लिए खरीदी गई एक सोने की चूड़ी, जो उन्होंने शादी में नहीं दे पाई थीं। हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी थी, बेटी को कुछ मत बताना, वह दुखी हो जाएगी। माँ हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। गौरी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माया ने पहली बार महसूस किया कि माँ ने हमेशा बिना कुछ कहे हर एक दर्द अपने अंदर समेट लिया था, बस इसलिए कि बेटियां आराम से रहें। अंतिम इच्छा। सावित्री की तबीयत अब गिर चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया था, कई दिन नहीं बचे हैं। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, माँ ने बेटियों का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, बेटियों, मेरी आखिरी इच्छा है, घर खाली मत करना, इसे जिंदा रखना। ये आंगन तुम सबका है, इसे छोड़ मत देना। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर लीं और जैसे तुलसी के पत्ते की तरह शांत हो गईं। उस रात गांव में कोई दिया नहीं जला। पूरा गांव मौन था। माँ नहीं रहीं, पर उनका त्याग, प्रेम और आशीर्वाद दीवारों में बसा रह गया।
सावित्री देवी के जाने के बाद पहली बार वह आंगन पूरी तरह खामोश था। तुलसी सूखी हुई थी, घर की दीवारें बेरंग लग रही थीं और आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट भी सहमी सहमी सी थी। गौरी माँ के कमरे में बैठी संदूक को निहार रही थी। उसने पहली बार उन खामोश दीवारों की आवाज़ सुनी। माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही दिया। वो खिड़की के पास जाकर बैठी, जहाँ माँ अक्सर बैठकर आसमान देखती थीं। गौरी ने वहीं बैठकर एक संकल्प लिया, अब मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। माँ की सांसों से बसा है ये आंगन। माया ने पहली बार गांव के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ीं। वो मंदिर जिसे वो बचपन में माँ के साथ जाया करती थी। माँ की मौत के बाद माया ने एक अलग ही शून्यता को महसूस किया। एक रोज वो मंदिर की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ी। माँ, आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आपने सब कुछ दे दिया। माया ने माँ की किताबों को उठाया, माँ की डायरी पढ़ी और फिर फैसला किया, मैं गांव के स्कूल में कुछ दिन पढ़ाने आऊंगी। माँ का सपना था कि गांव की लड़कियां पढ़ें। अब मैं वो पूरा करूंगी। नीलम जयपुर में माँ की मौत की खबर के बाद एकदम टूट गई थी। विशाल की उपेक्षा और उसके ताने अब उसे सहने लायक नहीं लगे। एक दिन उसने सास से कहा, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ। माँ की 13वीं में शामिल होना है। वह गांव पहुंची, माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए और वहीं बैठकर घंटों रोती रही। फिर गांव की औरतों से मिलने लगी, पुरानी पड़ोसनें जो अब अकेली थीं। नीलम ने माँ के नाम पर गांव में एक छोटी महिला सहायता समूह शुरू किया, सावित्री स्वावलंबन केंद्र। 3 बहनों का मिलन। 13वीं के दिन तीनों बहनें पहली बार साथ बैठीं, बिना मोबाइल, बिना भागदौड़, सिर्फ माँ के साए में। गौरी ने कहा, माँ नहीं रहीं, पर उन्होंने हमें जोड़ दिया। माया ने माँ की डायरी में लिखा, माँ, आपने जो दिया है उसे अब हम आगे बढ़ाएंगे। नीलम ने माँ की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर कहा, अब हम आपकी बेटियां नहीं, आपकी परछाइयां हैं। गांव में एक बार फिर तुलसी में जल चढ़ने लगा। आंगन फिर से हंसने लगा। सावित्री देवी तो जा चुकी थीं, लेकिन उनके संस्कार, उनका प्रेम और उनका त्याग अब 3 नारी रूपों में जीवित था। समय ने अपनी धीमी रफ्तार से तीनों बहनों को बदल दिया था। अब गौरी, माया और नीलम सिर्फ माँ की बेटियां नहीं थीं, बल्कि उस माँ के संस्कारों की दूत बन चुकी थीं। गौरी का बदलाव। गौरी ने शहर की दौड़ भाग छोड़ अपने बच्चों को गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया। अब वह न केवल माँ की तरह अपने परिवार की रक्षक थी, बल्कि गांव के गरीब बच्चों के लिए भी एक मददगार बन गई थी। जब भी कोई मुश्किल आती, वह हमेशा कहती, माँ का आंचल है, इसमें सब ठीक हो जाएगा। माया का बदलाव। माया ने अपनी नौकरी छोड़ गांव में पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव की लड़कियों के लिए कोचिंग क्लासेस लगाईं और महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाए। जब लोग कहते, तुम इतनी दूर से क्यों आई हो, वह मुस्कुराकर जवाब देती, माँ की ममता मुझे बुलाती है। नीलम का बदलाव। नीलम ने अपने पति से अलग होकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। उसने गांव में एक महिला सहायता समूह चलाया, जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं। उसकी आवाज में अब मजबूती थी और आंखों में उम्मीद। माँ ने हमें सिखाया था, आंचल ही जीवन की छांव है, वह कहती। माँ का आंचल। तीनों बहनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया, सावित्री केंद्र, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर काम होता। हर साल सावन में यहाँ तुलसी की पूजा होती और माँ की याद में झूले लगते। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब यहाँ आते। ये